हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है, आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आपके एग्ज़ाम इसी मंथ है या फिर दोस्तों आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप लोग ये क्लास एंड तक देख लोगे तो आई एम श्योर कि आपका जो मैथ वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में आप 17 से 18 क्वेश्चन करके आने वाले हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे कराया जाएगा, उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं कॉन्सेप्ट से डीएसएसबी एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से अपने माइंड में रखना है। अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हो और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको ये क्लास एंड तक देखनी चाहिए और दोस्तों जो भी टॉपिक यहाँ पे कराए जाएंगे, उनको अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक खेत 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है वो है 50 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो दे रखी है 30 मीटर। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है खेत के एक कोने में 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 9 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है। ये खेत है, ये क्या है? खेत है और इसके एक कोने में से 12 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर गड्ढा खोदा जा रहा है। इससे निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग पर समान रूप से फैला दी गई है। खेत के समतल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये जो गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे में से जो मिट्टी निकाली गई है, वो मिट्टी इस भाग पर फैला दी गई है। अब आपको दोस्तों पता लगाना है कि इसमें से कितनी मिट्टी निकाली गई है। अगर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एरिया और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होगा कि अगर किसी चीज में से कुछ निकाला जाता है तो आयतन वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है? आयतन वाला। हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ दे रखी है 12 मीटर, ब्रेथ दे रखी है कितनी? 8 मीटर और इसकी जो हाइट है, गड्ढा गहरा होता है, 9 मीटर दे रखी है। मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें हमें दे रखी है इस गड्ढे की। तो हम क्या निकाल लेंगे? हम इसका निकाल लेंगे वॉल्यूम, मतलब कि आयतन निकाल लेंगे। और दोस्तों आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। बताओ कितना आएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 12 अट्ठे 96 और 96 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 864। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया वॉल्यूम आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? मिट्टी मान लो। क्या है? मिट्टी है और इसी मिट्टी को दोस्तों इस भाग पर फैलाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पूरे खेत का निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है। क्या होता है? L इंटू बी। और हमें L भी पता है और B भी पता है। मतलब कि जो खेत है इसका L और B पता है। ये जो L और B है दोस्तों, ये वाला जो L और B है, ये किस चीज़ का है? ये गड्ढे का है। लेकिन खेत का क्या है? खेत का लेंथ और ब्रेथ कौन-सी है? ये वाली है। तो इससे क्या करेंगे? इससे हम पूरे खेत का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 50 को 30 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि L इंटू B होता है। तो ये आ जाएगा आपका 1500। मतलब कि 1500 जो आया है दोस्तों, ये क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया पूरे खेत का। अब ये जो क्षेत्रफल आया है, ये पूरे गड्ढे का है। बोलो हाँ कि ना? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये जो बचा हुआ है, क्या है? ये जो बचा हुआ खेत है, इस पर काम करना है। लेकिन इसमें से एक कोने पे गड्ढा हो चुका है। क्या हो चुका है? गड्ढा हो चुका है। जहाँ पर गड्ढा हो गया है, क्या वहाँ पर हम लोग मिट्टी फैला सकते हैं? नहीं फैलाना है, क्योंकि वहाँ से तो मिट्टी निकाल ही रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो गड्ढा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इस पूरे क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। तो गड्ढे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? L इंटू बी करेंगे। मतलब कि 12 को 8 से मल्टीप्लाई, ये जो लेंथ और ब्रेथ है, तो 12 अट्ठे कितना हो गया? 96, मतलब कि 96। अब दोस्तों 1500 में से आप 96 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 1404। कितना आ जाएगा? 1404 आ जाएगा। मतलब कि 1404 बचा है, ये आया है हमारा क्षेत्रफल आया है। और किस चीज़ का क्षेत्रफल है? तो ये जो बचा हुआ खेत है, इसका क्षेत्रफल आ गया है। कितना आ गया है? 1404 आ गया है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ये जो समतल है, इस पर कितनी वृद्धि हुई है, मतलब कि मिट्टी कितनी फैलाई गई है। अब दोस्तों हमारे पास क्या-क्या है? हमारे पास वॉल्यूम भी है, मतलब कि आयतन भी है और इस बचे हुए क्षेत्र का क्या है? क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है। 1404 क्षेत्रफल है और 864 क्या है? वॉल्यूम है। मैं इसका रफ करता हूँ। 1404 हमारा एरिया आया था और दोस्तों 864 क्या आया था? वॉल्यूम आया था। क्या आया था? वॉल्यूम आया था। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है वृद्धि। तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से। तो वॉल्यूम कितना है? 864 वॉल्यूम है। इसको डिवाइड कर देंगे 1404 से। तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों आपका आ जाएगा ये
0.615 इतना आ जाएगा। अब दोस्तों ये आ रहा है मीटर में, क्वेश्चन ने आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, तो क्या कर देंगे इसको? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 61.5। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है, तो हम चेक करते हैं, 1 सेकंड पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है प्रॉपर इंग्लिश में, ठीक है? देख सकते हो। तो कौन-सा आंसर बनेगा? तो दोस्तों आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है देखो, है ना यहाँ पे 61.5। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है, तो आप लोग क्या करोगे क्लास को थोड़ा रिवर्स करके देखना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। इतने आसान तरीके से मैंने आपको ये करा दिया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 5 ईच 7 देयर एलसीएम इज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है, कितना है? 12 है, और वो दो नंबर क्या-क्या हैं? वो दो नंबर है 5 ईच 7, मतलब कि 5 और 7 की रेशियो में है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला, जब रेशियो में दे रखा होता है क्वेश्चन, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब कर लो आसान सा, एचसीएफ दे रखा है 12 मल्टीप्लाई 5 गुणा 7, ये जो 5 है, ये वाला 5, ये वाला 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 पंचे 60 और 60 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो कितना हो जाएगा? 6 7 जा 42, मतलब कि 420 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आसान सा है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। एलसीएम निकालने का क्या है? एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये हमारा फॉर्मूला है। आप लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। इस फॉर्मूले से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। चलिए, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। थोड़ा ज़ूम करता हूँ, 1 सेकंड। क्या लिखा है? इसमें लिखा है अ पर्सन स्पेंड्स 68% ऑफ द इनकम एंड सेव्स द रेस्ट अमाउंट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी इनकम का 68% हिस्सा खर्च कर देता है और बाकी जो बच जाता है उससे वो सेव कर लेता है। तो मान लो कि उस व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, कितने हैं? 100, यहाँ पे एक्स लगा दिया, मतलब कि 100 एक्स रुपए उसके पास पैसे हैं। अब उसमें से वो 68% खर्च कर देता है, तो 100x का 68% निकालोगे तो 68 ही आने वाला है, बोलो हाँ कि ना? अब इतना वो क्या करता है? खर्च कर देता है, कितना कर देता है? खर्च करता है, एक्सपेंस है। तो 100 में से 68 खर्च कर देगा, कितना बचेगा? 32 रुपए, मतलब कि 32x बचेगा उसके पास, बोलो हाँ कि ना? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, 1 सेकंड, आगे लिखा है इफ द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 22.5% एंड सेविंग डिक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंटेज डज द इनकम इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहा है कि अगर उसके एक्सपेंडिचर 22.5% से इंक्रीज हो जाए और उसकी जो सेविंग है वो 10% डिक्रीज हो जाए, तब क्या कहानी बनने वाली है? तो दोस्तों उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग है उसके पास 32x, इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, तो 32 का 10% निकालोगे तो आएगा 3.2x आ जाएगा, और ये जो आया है ये माइनस कर देंगे 32 में से, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28.8x आ जाएगा, क्योंकि उसकी सेविंग क्या हुई है? 10% से डिक्रीज हुई है। और क्या हुआ क्वेश्चन में? और दोस्तों उसकी जो एक्सपेंडिचर है, ये जो एक्सपेंस है, ये 22.5% से इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों क्या करोगे? 68x का आप 22.5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 15.3, ये आप इसमें ऐड कर दोगे, क्यों? क्योंकि इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों ये ऐड करोगे आप 68 में, तो ये आ जाएगा 83.3 ये आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, किस-किस को? अब दोस्तों इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी इनकम मिल जाएगी, बोलो हाँ कि ना? मतलब कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को आप ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इनकम मिल जाएगा। जैसे कि इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इनकम 100 आ जाएगा, इसी प्रकार क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये वाली इनकम मिल जाएगी। तो 83.3 में 28.8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 112.1, कितना आ रहा है? 112.1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है? ये आ रही है 112.1। अब दोस्तों इसमें बताओ, एक्स लगा लेना साइड में, क्या लगा लो? एक्स लगा लो, ठीक है? अब बताओ दोस्तों कि कितने का चेंज आ रहा है? ये हमारी पहले वाली इनकम है और ये हमारी न्यू इनकम है।
100x जो है ये हमारी पहले वाली इनकम है और जो अभी आई है वो आई है 112.1x आया है। अब दोस्तों आपको बताना है कि इन दोनों इनकम में कितना चेंज आया है। अगर आप देखोगे तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि 100x और 112.1 में 12.1 का ही अंतर है। हमें परसेंटेज में निकालना है। तो दोस्तों ये जो इनिशियल इनकम है मतलब कि स्टार्टिंग वाली इनकम है, ये आ जाएगी इसके बटे में 100x और दोस्तों जो x है हमने इनका डिफरेंस लिया था तो इसमें क्या आएगा x आएगा ऊपर वाले में। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 12.1% आ गया। बोलो हाँ कि ना? आसान है कि नहीं है? मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप समझ जाओगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे, डायरेक्ट करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप पढ़ोगे आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन करना है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? 1 सेकंड थोड़ा ज़ूम करता हूँ मैं। कहाँ चला गया? ये रहा। बताओ क्या आंसर बनेगा इसका? तो दोस्तों इसमें लिखा है अ ट्रक इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर हावर। इफ इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय 67% द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रक इन किलोमीटर पर हावर विल बी। कह रहा है कि जो नई स्पीड है वो क्या होगी? इनिशियल स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर है। इसमें से 67% क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? 67% डिक्रीज़ हो जाता है। तो 100 का 67% निकालोगे तो 67 ही आएगा। अब दोस्तों इसको माइनस कर दोगे 100 में से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 33 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा आ जाएगा न्यू स्पीड आ जाएगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये वाला तो, है ना? देखा जाए तो। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पढ़ो और बताओ क्या आंसर बनेगा इसका? तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है रवि बिगन अ बिज़नेस विथ रुपीज़ 1,75,000। जो रवि भैया हैं ये बिज़नेस शुरू करते हैं कितने रुपए से? 1,75,000 रुपए से, ठीक है? ही वाज़ जॉइन्ड आफ्टरवर्ड्स बाय संजय विथ रुपीज़ 1,31,250। अब दोस्तों संजय भैया आ जाते हैं और ये कितना लगाते हैं? 1,31,250 रुपए लगाते हैं। फॉर हाउ मच पीरियड डज संजय जॉइन if the profit at the end of the year are divided in the ratio of 4:1। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि रवि और संजय दोनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बताना है कि संजय ने कितने दिनों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे देखो। अब दोस्तों स्टार्टिंग की लाइन पढ़ोगे तो लिखा है ही वॉज जॉइंड आफ्टरवर्ड संजय। कह रहा है कि जो रवि है ना रवि, इस रवि ने पैसा इन्वेस्ट किया है संजय के बाद में। कब किया है? संजय के बाद पैसा इन्वेस्ट किया है। तो देखो मान लो कि जो रवि है इसने आर मतलब कि आर डेज के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर आर मंथ ले लो, आर मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है और संजय ने एस मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। ऐसा मैंने लेट कर लिया, ठीक है? अब दोस्तों इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इसका टोटल निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों इससे क्या निकल जाएगा? रेशियो निकल जाएगा और वो रेशियो किसके बराबर है? 4:1 के बराबर है। यहाँ पे देखा ना 4:1 इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे देखो, ये जो लिखा है 1,31,250 एस, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 1,75,000 आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब दोस्तों आप लोग सोचोगे कि मैंने ये जो डाटा है एस वाला संजय वाला इसको ऊपर क्यों लिया है? इसको ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि संजय ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने इसका डाटा पहले रखा है, ठीक है? अब इसे सॉल्व करोगे 1,31,250 को डिवाइड करोगे 1,75,000 से तो आपका आ जाएगा ये 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। 3/4 मतलब कि ऊपर 3 रहेगा और नीचे कितना रहेगा? 4 रहने वाला है। अब दोस्तों ये जो रेशियो है ये रेशियो किसके बराबर है? ये रेशियो बराबर है 1/4 के। अब दोस्तों 1/4 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या दे रखी है? 4:1 दे रखी है, मतलब कि 4 और 1 दे रखी है। तो दोस्तों ये जो 4 है ये रवि की है और पीछे वाली संजय की है। तो दोस्तों रवि कहाँ है? रवि देखो मैंने नीचे लिया है। रवि कहाँ लिया है मैंने? एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। रवि भैया कहाँ है? नीचे हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया है? इस 4 को मैंने इनके सामने लिखा है, ठीक है? और एस पीछे था तो पीछे वाला एस का है, इसलिए मैंने एस के सामने लिखा है। तो दोस्तों मेरे पास बचा क्या मोटा मोटी? तो मेरे पास बचा एक सेकंड, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है 3s। एस क्या मंथ था और नीचे कितना है? 4। आर भी क्या है? मंथ है। बोलो कि ना? और रेशियो क्या है? 1/4 है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे। और ये 3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अगर दोस्तों ये 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 और 3 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 12, मतलब कि 4/12। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर एस बचेगा और नीचे आर बचेगा। तो दोस्तों जो आर आए मोटा मोटी क्या आ रहा है? एस ऊपर है, आर नीचे है। इक्वल में 4 है और नीचे में 12 है।
अब दोस्तों हमें क्या बताना है, हमें बताना है संजय का। तो दोस्तों संजय के सामने कितना है, 4 है, मतलब कि 4 मंथ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो रहा है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है। चलिए तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। क्या लिखा है, इसमें लिखा है आ डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स शुगर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस एंड also uses weights that are 20% less than the marked weight. Find the total profit percentage earned by the grocer. मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो 15% का प्रॉफिट अर्न करता है और 20% वेट कम देता है, मतलब कि 20% वेट का वो घपला करता है, और आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ है। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे उसका कॉस्ट प्राइस। क्या लिखोगे, कॉस्ट, ऐसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखोगे सेल्स प्राइस। ठीक है, लिख लिया। अब क्वेश्चन में चेक करो कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100 है, कितना है 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का बोला है तो 100 का 15% निकालोगे तो आएगा 15। ठीक है, परसेंटेज निकालना आता होगा आप लोगों को, कैसे निकाला, ये जो 100 है इस 100 का मैंने निकाला 15%, परसेंटेज का साइन निकाला, नीचे 100 आ गया, काट दिया, कितना आ गया 15 आ गया, ऐसे मैंने निकाला। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया है 15। अब दोस्तों कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, सेल्स प्राइस मिल जाएगा। तो सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा, सेल्स प्राइस हो जाएगा मेरे पास 115, कितना हो जाएगा 115 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 20% वेट का वो घपला कर रहा है। तो 20% वेट का घपला कर रहा है, क्या कस्टमर को पता है, कस्टमर को नहीं पता है, कस्टमर देख रहा है, कस्टमर को पूरा 100 ही मिलने वाला है, मतलब कि सेल्स में क्या आएगा 100 आएगा, लेकिन 20% कम दे रहा है, 20% वो कम दे रहा है। तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, मतलब कि वो 80 का कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, कितना पड़ेगा 80 का कॉस्ट। ये जो 100 है इसका मैंने 20% निकाला और वो माइनस कर दिया, कितना आ गया 80 आ गया। अब दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, कैसे आ गया देखो, ऐसे करो, कर दिया। अब खून खराबा कर दो, मतलब कि काटापीटी कर दो, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और दोस्तों 5 की टेबल से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 एकम 5, 3 5 छक्का 30, कितना आ गया, ये 16 आ गया और ये आ गया 23। क्या और कट सकता है, और नहीं कट सकता है, मतलब कि मेरे पास जो बचा है एंड में, कितना बचा है, कॉस्ट बची है मेरी 16 और सेल्स प्राइस बची है 23, इससे ज़्यादा ये कट नहीं सकते हैं। तो अब मुझे क्या निकालना, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो इस 23 में से 16 को अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7। हमें परसेंटेज में निकालना है, तो कॉस्ट नीचे रहती है, बोलो हाँ कि ना। परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला पता होगा, 16 और 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों कर दो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, मतलब कि अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बनेगा 43.75% बनेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आपको फॉर्मूले तो पता होंगे ना, अगर थोड़ा बहुत ही फॉर्मूला पता है तो आप लोग कर लोगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्या लिखा है दोस्तों इसमें, इसमें लिखा है देयर आर 2 सेक्शंस A and B of a group consisting of 22 and 44 स्टूडेंट। कह रहा है कि 2 सेक्शन है A और B, A सेक्शन में 22 बच्चे हैं और B सेक्शन में 44 स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि 44 बच्चे हैं। आगे लिखा है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन A इज़ 40 kg एंड दैट ऑफ सेक्शन B इज़ 35 kg। कह रहा है कि A सेक्शन का एवरेज वेट है वो है 40 kg और बी सेक्शन का है 35 kg। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल ग्रुप। कह रहा है कि इन दोनों ग्रुप का एवरेज वेट बताओ। तो कैसे करेंगे देखो, तो टोटल वेट निकालेंगे पहले इनका, तो कितना आ जाएगा 22 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 40 से, तो आपको मिल जाएगा टोटल वेट ऑफ ए, मतलब कि ए ग्रुप का मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 4 दूनी 8, 880 आ जाएगा, कितना आ गया 880 kg आ गया। इसी प्रकार आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 44 का, एक सेकेंड, 44 का मल्टीप्लाई करोगे 35 से तो ये आ जाएगा 1540। अब दोस्तों केजी, मतलब कि ये ए ग्रुप का वेट हो गया, ये हो गया बी ग्रुप का, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2420। कितना आ गया 2420 आ गया, 2420 आ गया टोटल वेट। और इसे डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट से, तो 22 ये 44 ये, तो कितना हो जाएगा 66। अब दोस्तों इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
36.66 ऐसे आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है 36.67। ये 7 कहाँ से आया, आगे रिपीट हो रहा था नंबर, इसलिए 1 रुपये बढ़ा दिया, मतलब कि 1 डिजिट बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं टॉपिक से दोस्तों, इन्हीं टॉपिक को मैंने पहले भी PYQ में कराया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि मोस्टली जो क्वेश्चन है दोस्तों वो रिपीट हो रहे हैं। कहां से, PYQ से। तो दोस्तों PYQ को आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, PYQ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। चलिए बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। तो दोस्तों इसमें लिखा है इफ अ मैन बॉट 10 पेंसिल फॉर ₹3 एंड सोल्ड देम एट 5 पेंसिल फॉर ₹7 देन द अप्रोक्सीमेट गेन परसेंटेज इज। कह रहा है कि एक आदमी है, वो 10 पेंसिल खरीदता है, कितने रुपए की, 3 रुपए की, और उसमें से 5 पेंसिल बेच रहा है 7 रुपए की। तो आपको बताना है कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे ये जो कॉस्ट दे रखी है 10 पेंसिल की है, अगर मैं एक पेंसिल की प्राइस निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। 10 पेंसिल का प्राइस अगर 3 रुपये है तो एक पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो एक पेंसिल का प्राइस कितना आ गया, 3/10 आ गया। अब दोस्तों बेच कितनी रहा था, 5 पेंसिल बेच रहा था, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, नीचे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, काटापीटी कर दो, 5×3 = 15, 5×2 = 10, मतलब कि 3/2। तो हम बोल सकते हैं कि जो 5 पेंसिल है उसका जो टोटल प्राइस है वो कितना है, 3/2 है। अब दोस्तों इसी को बेचा जा रहा है कितने रुपए में, 7 रुपए में, तो ये सेल्स प्राइस हो गया और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। बोलो हाँ कि ना। इतने में वो खरीद के लाया 5 पेंसिल और इतने रुपए में उसने बेच दिए हैं 5 पेंसिल, ठीक है। हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था, क्या था बताओ। फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट का, फॉर्मूला था सेल्स प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट, और मल्टीप्लाई में क्या था, 100 था। कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सेल्स प्राइस 7 है मेरे पास, एक सेकंड मार्कर चेंज करता हूँ। सेल्स प्राइस मेरे पास 7 है, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे 3/2, और नीचे फिर से आ जाएगा 3/2, और मल्टीप्लाई में क्या 100 चलेगा। बोलो हाँ कि ना। अब एलसीएम ले लो, तो 7 दूनी 14, 14 में से 3 जाएगा तो बचेगा 11/2, कितना है 11/2 ऊपर वाला, और नीचे कितना है 3/2 है, और टोटल ब्रैकेट के बाद क्या है 100 भी है यहाँ पे, ठीक है। इस 2 से दोस्तों ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा मोटा मोटी, ऊपर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 3, और मल्टीप्लाई में 100, इतना आना चाहिए कैलकुलेशन। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 1100 ऊपर हो जाएगा, नीचे डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 366.666, ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 366.67। इतनी कैलकुलेशन दोस्तों आपको आनी चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है एट व्हाट रेट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिल अ सम ऑफ मनी विल बी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। जब कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई मनी अपने आप की 3 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसी लाइन करनी है और यहाँ पे मान लेना है 100, कितना मान लो 100 एक्स मान लो, एक्स मानना है तो मानो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, छोड़ दो एक्स को, ठीक है। 100 मान लो, कितना मान लो 100 मान लो। अब चेक करो कितना गुना हो जाती है, 3 गुना बोला है तो 300 हो जाएगा, 4 गुना बोलेगा 400 हो जाएगा, जितना गुना बोलेगा वो उतना हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुना बोला है तो कितना हो गया 300 हो गया। अब दोस्तों चेक करो कितने का अंतर आ रहा है, 200 का अंतर है। कितने साल में है, 8 साल में है, तो 8 से भाग कर दो, रेट निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, द एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट, ओहो दोस्तों आगे का ना मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, है ना। अब मिसप्रिंट हो गया तो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है पंचायत समिति ऑफ अ विलेज took a decision to dig up 2 ponds in 2 places of a village। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पंचायत समिति ने डिसीजन लिया है कि 2 तालाब खोदे जाएंगे 2 प्लेसेस पर। कहने का मतलब ये है कि पहला तालाब मेरा ये रहा और दूसरा तालाब मेरा ये रहा, ठीक है ना। फर्स्ट तालाब और यहाँ पे है मेरा सेकंड तालाब, क्लियर है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 250 वर्कर्स डिग अप द फर्स्ट पॉन्ड दैट इज 50 मीटर लॉन्ग, 35 मीटर ब्रॉड एंड 5.2 मीटर डीप इन 18 डेज वर्किंग 10 आवर्स डेली। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है
कि 250 वर्कर पहला तालाब खोद रहे हैं जो कि 50 मीटर लंबा है, 35 मीटर ब्रॉड है और 5.2 मीटर डीप है। कहने का मतलब इतना सा है कि टोटल जो वर्कर है पहले तालाब के वर्कर वो कितने हैं, 250 वर्कर हैं। जो पहला तालाब खोद रहे हैं उसकी लंबाई है वो है 50 मीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो दे रखी है 35 मीटर और उसकी जो हाइट है वो है 5.2 मीटर। ये सब फर्स्ट तालाब का दे रखा है और इस पूरे तालाब को खोदने में 18 दिन लग रहे हैं। कितने दिन? 18 डेज लग रहे हैं। और पर डे काम कितना हो रहा है? 10 हावर्स हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि 10 हावर्स डेली काम किया जा रहा है। क्लियर है? अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हाउ मैनी डेज विल वी रिक्वायर्ड टू डिग अप अनदर पॉन्ड दैट इज 65 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 5.6 मीटर डीप वाई 300 वर्कर्स वर्किंग 8 आवर्स डेली। अब दोस्तों ये कहानी दे रखी है सेकंड तालाब की। क्या लिखा है कि 300 वर्कर तो काम कर रहे हैं। कितने वर्कर काम कर रहे हैं? एक सेकंड, 300 वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब कि जो वर्कर हैं वो हैं 300 और इस तालाब की जो लेंथ है वो कितनी है? 65 मीटर है। यहाँ पे लिख लेंगे। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? ब्रेथ दे रखी है 40 मीटर, ये भी लिख लेंगे 40 मीटर। और दोस्तों इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5.6 मीटर, 5.6 मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको खोदने में टाइम कितना लग रहा है वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। लिखा है ना हाउ मैनी डेज विल वी रिक्वायर्ड टू डिग अप अनदर पॉन्ड। कहने का मतलब यह है कि दूसरे तालाब को खोदने में कितना टाइम लगने वाला है, मतलब कितने दिन लगने वाले हैं। हमें डेज निकालने हैं, क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं डेज को। अच्छा, और जो 300 वर्कर है ये वाले दोस्तों कितने घंटे काम करते हैं पर डे? तो 8 हावर्स काम करते हैं पर डे। यहाँ पे लिख लेते हैं 8 हावर्स पर डे काम कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? पूरे क्वेश्चन को दोस्तों मैंने लिख लिया है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले तालाब को और दूसरे तालाब को खोदने का काम कितना है। कहने का मतलब ये है कि हमें कैलकुलेट करना है वर्क। क्या निकालना है? वर्क कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों वर्क निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा आयतन वाला फॉर्मूला। कैसे? जब दोस्तों किसी चीज़ में से कोई चीज़ डाली जाती है या फिर निकाली जाती है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? वॉल्यूम, मतलब कि आयतन वाला फॉर्मूला लगता है। और यहाँ पर दोस्तों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो दोस्तों हम लगा देंगे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे निकल जाएगा दोस्तों हमारा कार्य, मतलब कि वर्क निकल के आ जाएगा। इस 50 का मल्टीप्लाई करोगे 35 से तो कितना आ जाएगा? 55 25 5 15 1750 आ जाएगा। और 1750 में मल्टीप्लाई करोगे 5.2 का तो दोस्तों ये आ जाएगा 9100, मतलब कि 9100। अब ये जो आ रहा है दोस्तों मेरा क्या है? काम है। क्या है? काम है, वर्क है। क्लियर है? इसी प्रकार दोस्तों हम सेकंड तालाब का कैलकुलेट कर लेंगे वर्क। तो बताओ कितना आ जाएगा वर्क? तो दोस्तों इसका जो वर्क आएगा 65 का मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो कितना आ जाएगा? 65 को मल्टीप्लाई करो 40 4 पंचे 20 4 6 24 तो 2600 हो जाएगा। और 2600 में मल्टीप्लाई करोगे 5.6 का तो कितना हो जाएगा? ये दोस्तों आपका आ जाएगा 14,560। कितना आ जाएगा? 14,560 आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो निकल के आया है ये वर्क है हमारा सेकंड तालाब का। साफ साफ लिख देता हूँ, एक सेकंड, पूरा साफ साफ लिख रहा हूँ। पहले तालाब का जो वर्क आया था वो आया था 9100 और दोस्तों सेकंड तालाब का जो वर्क आया है वो आया है 14,560। ये वर्क आ गया। क्लियर है? अब दोस्तों क्या करना है? अब हमें डेज कैलकुलेट करने हैं। अब दोस्तों डेज निकालने के लिए जब भी हावर्स दे रखा होता है और नंबर ऑफ वर्कर दे रखा होता है, एम्प्लॉय दे रखा होता है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखा होता है, तब दोस्तों लगाना होता है हमें सिंपल सा फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है इसको तो पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो क्या फार्मूला बनेगा? एम मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एच। एम क्या है यहाँ पर? एम का मतलब है वर्कर, मतलब कि मैन। और डी का मतलब क्या है? डेज। और एच का मतलब क्या है? हावर्स। क्लियर है? मैन, डेज, हावर्स, इन तीनों का मल्टीप्लाई और नीचे रहेगा वर्क। क्या रहेगा? वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर दो तालाब हैं तो मैंने इसको नाम दे दिया M1 D1 H1 और ये W1। W1 क्यों?
पहले तालाब का हो गया। इसी प्रकार दूसरे तालाब का हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2 और नीचे आ जाएगा W2 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और दोस्तों जो वर्कर है उनकी इफिशिएंसी बराबर होगी, इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे इक्वल का साइन, मतलब कि इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा, बराबर रहने वाला है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे दोस्तों हमारा डेज निकल के आ जाएगा, क्योंकि सेकंड तालाब का क्या निकालना है, डेज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, अब दोस्तों हमारे पास सब कुछ गिवन है ऑलरेडी। देखो M1 मतलब कि वर्कर, पहले वर्कर कितने थे, 250 थे, लिख लेंगे 250 मल्टीप्लाई D1 मतलब कि डेज, कितने डेज लग रहे थे, 18 दिन लग रहे थे, 18 लिख लेंगे। फिर क्या है H1 मतलब कि हावर्स, कितने घंटे काम हो रहा था, 10 घंटे हो रहा था, 10 लिख लेंगे। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वर्क। तो पहले तालाब का वर्क कितना है, 9100, ये हमने कभी कैलकुलेट किया था, तो 9100 हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरे तालाब के जो वर्कर है वो कितने हैं, वो वर्कर है हमारे पास 300, यहाँ पे देखो लिखा है ना 300, तो हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई D2। अब दोस्तों D2 क्या, डेज है, डेज तो हमें कैलकुलेट करने हैं सेकंड तालाब के, तो D2 का D2 लिख देंगे मल्टीप्लाई H2 मतलब कि हावर्स, कितने घंटे काम हो रहा है, 8 घंटे काम हो रहा है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा, नीचे वर्क 2 रहेगा। वर्क कितना है, 14,560 था। क्लियर है, तो 14,560 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, एक सेकंड। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, यहाँ से बच गया 25 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 1 बच गया। 1 की कोई वैल्यू नहीं, छोड़ दो 1 को, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, है ना। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया है 91 बच गया, इक्वल का साइन लगाओ। इस जीरो से ये जो जीरो है, इस जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 30 मल्टीप्लाई D2 और मल्टीप्लाई 8, और नीचे कितना आ जाएगा, 1456 आ जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो कट चुका है वहाँ पे। क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा और ऑफ करना पड़ेगा, नीचे का स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड। अब दोस्तों 25 का 25 लिखूंगा मल्टीप्लाई 18, और नीचे कितना है, 91 है, और ये जो 1456 है इसको पहुंचा दूंगा किधर, इस साइड, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1456। और दोस्तों ये जो 30 है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई ये 8 भी नीचे आ जाएगा, तो 8, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो D2 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, D2 बचेगा। अब दोस्तों इसको पूरे को सॉल्व कर दूंगा तो हमें D2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं, काटापिटी करते हैं, क्या आंसर बनता है हमारा, है ना। तो दोस्तों 5 की टेबल से कट जाएगा ये 5 5 25, 5 छक्का 30, 6 तियो 18। ठीक है, और दोस्तों 8 से काट दो इसको, 8 1 जा 8, 6 8 8 64, 8 दूनी 16, ये भी कट गया। और 91 की टेबल से कट जाएगा, 91 91, और 19 2 जा होता है 182। अब नीचे का पूरा खत्म, ऊपर का भी पूरा खत्म, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 बचा है, ये 3 बचा है, और यहाँ पे 2 बचा है, इन तीनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 30, मतलब कि D2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 30। इसका मतलब है कि सेकेंड तालाब को खोदने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 30 डेज। कितना टाइम लगेगा, 30 डेज लगने वाले हैं। अब चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 30 डेज। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने में थोड़ा सा टाइम लगा है, टाइम क्यों लगा है मैं आपको समझा रहा था, अदरवाइज मैं क्या करता, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करता, पहले वर्क निकालता और वर्क निकालने के बाद मैं क्या करता, इस फॉर्मूले में पुट कर देता और हमारा आंसर आ जाता। चलिए अब चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। कह रहा है कि 50% एक्स माइनस वाई का बराबर है 30% एक्स प्लस वाई के, तो x कितना परसेंट है y का। तो कैसे करेंगे देखो, ये जो 50% है इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/2
2 बनेगा। कैसे है 1/2? 50 का 50, 50%, इस परसेंटेज का साइन है, इसको हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। खून खराबा कर दो, काटापीटी कर दो, 1 0 से 1 0 गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कितना बना? 1/2 बचा। इसीलिए 50% की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया। और ऑफ लगाए, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। फिर क्या है? x माइनस वाई, इक्वल का साइन लगाया। इसी प्रकार 30% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अभी बताया कैसे निकाला मैंने। फिर x प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? और जो ऑफ लगाए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों क्या करना है? अब कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो 10 है इसको पहुंचा दूंगा इस साइड, और ये जो 2 है इसको पहुंचा दूंगा इस साइड। तो 10 अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस वाई इजक्वल टू, और ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6x प्लस वाई। क्लियर यहाँ तक? अब इसे सॉल्व कर दो। तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या बनेगा? 10x माइनस 10y। इसी प्रकार 6 का मल्टीप्लाई x से तो 6x प्लस में 6y हो जाएगा। अब करेंगे इसको रफ ऊपर वाले को, है ना। तो दोस्तों 10x ये रहा और 6x ये रहा। अब 6x को अगर मैं इधर लेके आऊँगा, मतलब कि 10x को 10x रखा मैंने, और इस 6x है इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है? 6y है, इस साइड इक्वल के इधर, और ये जो माइनस का 10y है इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा। इतना गणित तो आप लोगों को आता ही होगा। अब क्या करना है? अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देना है। तो 10x में से 6x जाएगा तो बचेगा 4x इक्वल, और 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16y हो जाएगा। अब दोस्तों x को यहीं पे रखूँगा, ये जो y है इसको ले आऊँगा नीचे, और इक्वल टू का साइन 16 का 16 रखा, और नीचे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। ठीक है। अब दोस्तों जो रेशियो, अब दोस्तों ये क्या बन रहा है? रेशियो बन रहा है। काटापीटी कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब कि 4/1। तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन में y इक्वल टू कितना आ रहा है? 4/1 आ रहा है। ये आ रहा है, रेशियो बन रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। कह रहा है x का कुछ परसेंटेज y है। तो x है कितना मेरे पास? तो दोस्तों x है मेरे पास 4। अब 4 का कुछ परसेंटेज, तो मैंने मान लिया p परसेंटेज। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। p परसेंटेज मैंने मान लिया। क्या मान लिया? p परसेंटेज है x का, और वो है क्या? y। तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब काटापीटी कर दो। अगर आप काटापीटी करोगे तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20। अब क्या बचा? यहाँ p और नीचे बचा है 25 इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p आ जाएगा 25% हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें लिखा है अ मैन कवर्स द फर्स्ट 120 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट 60 किलोमीटर पर हावर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट 10 किलोमीटर पर हावर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दोस्तों पहला डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर, मतलब कि पहला डिस्टेंस 120 किलोमीटर कवर कर रहा है। कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। और जो बाकी का डिस्टेंस है दोस्तों वो 30 किलोमीटर है, और इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। कहने का मतलब ये है कि पहला जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, उसकी स्पीड ये रही, और बाकी जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी स्पीड ये रही। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो दोस्तों एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 किलोमीटर। तो 120 और 30 कितना हो गया? 150 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 150। अब दोस्तों नीचे क्या है? नीचे टोटल टाइम। तो उसे टाइम कितना लगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसे कितना टाइम लगता है, तो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
अब दोस्तों डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरे पास 120 किलोमीटर, इक्वल का साइन लगाओ। स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर, तो 60 मल्टीप्लाई टी। अब दोस्तों 120 यहाँ पे रहेगा और इस 60 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आ जाएगा टाइम। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 गया, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, मतलब कि पहला 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे लग रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस को रखेंगे ऊपर और स्पीड को रखेंगे नीचे, तो कितना आ जाएगा, 3 आवर्स आ जाएगा। कैसे करेंगे मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों 2 आवर्स ये वाले और 3 आवर्स ये वाले, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 आवर्स। टोटल टाइम पूछा था, तो टोटल टाइम लग रहा है 5 आवर्स पूरी जर्नी कवर करने में, तो नीचे आ जाएगा 5। अब दोस्तों कटापिटी कर दो, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, एवरेज स्पीड निकल के आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी निकल के आ रही है एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये बना हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अच्छे से पता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है राम एंड मोहन can do a piece of work in 16 days while Mohan and Somesh can do the same work in 12 days. Somesh and Ram can do the same work in 24 days. Then all work together for 8 days. How long will Somesh टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि राम और मोहन दोनों मिलकर के एक काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मोहन और सोमेश ये दोनों मिलकर के काम को करते हैं 12 दिनों में कंप्लीट। इसके बाद आता है सोमेश और राम ये दोनों मिलकर के काम को करते हैं 24 डेज में कंप्लीट। अब दोस्तों तीनों मिलकर के राम, मोहन और सोमेश ये मिलकर के काम करते हैं 8 दिन, और जो काम बच जाता है उसको करता है सोमेश अकेले। तो आपको बताना है सोमेश ने अकेले कितना दिन में काम कंप्लीट किया है। तो कैसे करेंगे देखो, तो दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्या वर्क निकालेंगे। और वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों की एक कॉमन वैल्यू ले लेंगे। 16, 12, 24 की जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 48। अब 16 के टेबल से 48 कट जाएगा, है ना। अगर आप लोगों ने इफ़िशेंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन में टाइम। तो दोस्तों वर्क मुझे पता है, वर्क कितना है 48 है, टाइम पता है, टाइम कितना है 16 है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आ जाएगी इफ़िशेंसी, मतलब कि कैपेसिटी निकल करके आ जाएगी। तो बताओ कितनी आ जाएगी, तो 48 ऊपर रहेगा, 16 नीचे रहेगा, तो 16 तियो 48, मतलब कि ये आ जाएगा इफ़िशेंसी आ जाएगी 3 पहले की। इसी प्रकार इसका निकाल देंगे, इसका आ जाएगा 12 चुकू 48 और 24 दूनी 48। अब दोस्तों इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 7 7 8 9 आ जाएगा। ये जो 9 आया है इन सब की इफ़िशेंसी है। देखो कैसे, राम प्लस मोहन, फिर मोहन प्लस सोमेश, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, सोमेश प्लस राम। अब दोस्तों इन सब की इफ़िशेंसी कितनी है, 9 है। यहाँ पे देखोगे तो आपको राम और राम 2 बार दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 राम, कितना हो जाएगा 2 राम हो जाएगा, प्लस फिर मोहन और मोहन 2 बार, तो ये भी हो जाएगा 2 मोहन, प्लस सोमेश और सोमेश 2 सोमेश, है ना। और बराबर में कितना है, बराबर में चल रहा है 9। क्लियर है। अब दोस्तों 2 2 2 तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R प्लस M प्लस S इक्वल टू 9। अब दोस्तों राम, मोहन और सोमेश इन तीनों की इफ़िशेंसी निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 है ये आ जाएगा 9 के बटे में। तो राम, मोहन और सोमेश इन तीनों की क्या मिल जाएगी, इफ़िशेंसी मिल जाएगी। राम, मोहन और सोमेश की जो इफ़िशेंसी आएगी 9/2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ आ गया, ये 9 के बटे में आ गया, ठीक है। अब इसे कर दो काटा पीटी, तो इसे करोगे 4.5 आ जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं राम, मोहन और सोमेश इन तीनों की जो इफ़िशेंसी आई है वो आई है 4.5, 9 नहीं आएगी, 4.5 आएगी। राम,
मोहन और सोमेश, इन तीनों की जो इफ़िशेंसी आई है वो आई है 4.5 आएगी। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि तीनों मिलकर के 8 दिनों तक काम करते हैं। तो अब तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा? हमें पता है ना फॉर्मूला एफिशिएंसी का, वर्क अपॉन में टाइम। अगर मैं इफ़िशेंसी का मल्टीप्लाई टाइम से कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? वर्क निकल के आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों इफ़िशेंसी पता है 4.5, टाइम पता है 8, तो 4.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से तो कितना आ जाएगा? 8×5 = 40, 8 चुकू 32 और 4 36, मतलब कि 36। तो दोस्तों राम मोहन और सोमेश ये तीनों मिलकर के 36 वर्क कंप्लीट कर देंगे। टोटल काम है कितना? 48 है। अब दोस्तों 48 में से 36 काम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, मतलब कि 12 काम मेरे पास अभी भी बच रहा है। और दोस्तों जो काम बच रहा है वो कौन करेगा? सोमेश करेगा अकेले। बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन यही था ना, सोमेश बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, सोमेश बचा हुआ काम कंप्लीट करने वाला है। तो सोमेश के पास काम कितना बचा है? 12। ठीक है, और उसकी इफ़िशेंसी कितनी है सोमेश की? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल इफ़िशेंसी राम मोहन सोमेश की है 4.5। अगर इसमें से राम और मोहन इन दोनों की जो इफ़िशेंसी है वो दे रखी है 3, तो इसमें से 3 माइनस कर दूँगा तो कितना बचेगा? 1.5। ये जो 1.5 आया है कैसे आया है? 4.5 में से इस 3 को मैंने माइनस कर दिया तो बचा 1.5। ये जो 1.5 बचा है दोस्तों ये है सोमेश की इफ़िशेंसी। अब दोस्तों सोमेश की इफ़िशेंसी मिल चुकी है, वर्क पता ही है तो सॉल्व कर देंगे। 12 रहेगा ऊपर, इफ़िशेंसी रहेगी नीचे 1.5, पॉइंट आऊँगा ऊपर 0 आ जाएगा, काटापीटी कर दो। 5 तियो 15, 5 दूनी 10, तो चौकू 12, 4 दूनी 8, मतलब कि 8 डेज निकल के आ जाएगा, 8 दिन निकल के आ जाएंगे। मतलब कि जो सोमेश है वो बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 8 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है व्हाट इज अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30%, 40% एंड 25%। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 30%। अब दोस्तों मान लो कि जो पहली वैल्यू है वो है मेरी 100। कितनी है? 100 है। अब दोस्तों इस 100 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 30 ही आने वाला है। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 30। 100 का 30% निकालोगे 30 ही आ जाएगा। परसेंटेज निकालना आपको आता होगा। अब 100 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। क्लियर है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 40%। अब दोस्तों फिर से मान लो 100 वैल्यू, 100 का 40% निकालोगे 40 आएगा। तो 40 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है, फिर क्या है? 25, फिर से मैंने 100 ले लिया। अब 100 का परसेंट 25 ही आएगा। तो 100 में से 25 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों कर दो काटा पीटी। काटा पीटी करो, कैसे कटेगा? 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये गया, 25 तियो 75, 25 चौकू 100, और भी कट रहा है और भी कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये कटेगा नहीं, जो कटेगा नहीं अब एग्जैक्ट लिख देंगे। क्या क्या बचा है मेरे पास? ऊपर वाले में क्या क्या बचा है? ऊपर वाले में बचा है 10 और साइड में बचा है 7, इसमें बचा है 5, फिर बचा है 3, ये 3 ये रहा है ना। लास्ट वाले में बचा है 4 और इसके साइड में बचा है 3। अब इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। तो 10 का करोगे 5 से 50, 50 का 4 से करोगे कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200, 200। ऐसे ही कर दो इसका 7 तियो 21, 21 का 3 से करोगे तो आ जाएगा 63। अब दोस्तों इसमें देखो कितना परसेंट का डिस्काउंट आ रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट आ रहा है। ये 200 है और ये 63 है। कितना है? 200 है और 63 है। कितने का डिस्काउंट आ रहा है चेक कर लो। 200 में से 63 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 137 का। कैसे पता चला? इस 200 में से इस 63 को मैंने माइनस कर दिया तो आ गया 137। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे आ जाएगा ये 200। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है। परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से क्या कर देंगे? 100 से कर देंगे
पिलाई। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, क्या बचा हमारे पास बचा 137 और नीचे बचा है 2। अब काटापिटी कर दो, 2 6 जा होता है 12, एक बचाएगा 2 8 जा 16, एक बच गया 68.5। इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 68.5 आ जाएगा। अब चेक करो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68.5% का डिस्काउंट है। अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, इसमें लिखा है स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या लिखा है टेबल में, द गिवन टेबल प्रोवाइड्स द सेल्स डाटा फॉर शॉप्स ए बी एंड सी विच सेल लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। तो दोस्तों 3 शॉप हैं ए बी सी, लैपटॉप और मोबाइल बेचा जा रहा है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ओनली लेनोवो एंड सैमसंग ब्रांड्स ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स आर सोल्ड इन ए बी एंड सी। कह रहा है लेनोवो और सैमसंग इन 2 ब्रांड को बेचा जा रहा है। इफ़ लेनोवो लैपटॉप्स सैमसंग लैपटॉप्स 9 each 11 सोल्ड इन शॉप सी, देन फाइंड द नंबर ऑफ सैमसंग लैपटॉप्स सोल्ड इन सी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो शॉप सी है ये लेनोवो और सैमसंग के लैपटॉप बेच रहा है ना, उसका रेशियो कितना है 9 each 11 है। तो आपको बताना है कि सैमसंग के कितने लैपटॉप उसने बेचे हैं। तो क्या है रेशियो 9 each 11, ये रेशियो है। आगे वाला लेनोवो का है, पीछे वाला सैमसंग का है। अब दोस्तों टोटल लैपटॉप बेचे कितने जा रहे हैं शॉप सी से, तो यहाँ पे देखोगे तो लिखा है 80, मतलब कि 80 लैपटॉप बेचे जा रहे हैं टोटल। ठीक है, इसमें से सैमसंग के कितने लैपटॉप बेचे जा रहे हैं ये हमें बताना है। तो सैमसंग का रेशियो कितना है 11/20। ये 20 कहाँ से आया, ये 20 दोस्तों आया है इस 11 को, इस 9 को मैंने ऐड कर दिया। रेशियो का मतलब होता है जो भी दे रखा होता है उसको ऐड करके बटे में आ जाता है। जैसे 11 है, इस 11 को लिखेंगे 11/20 और आगे 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे 9/20। 20 कहाँ से आता है, इन दोनों को ऐड करने पे आता है। ठीक है ना, आसान है। चलिए अब दोस्तों इसे सॉल्व कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 11। तो 11 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना जाएगा 44। तो सैमसंग के कितने लैपटॉप बेचे जा रहे हैं 44 लैपटॉप बेचे जा रहे हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर बनेगा। इसमें लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, स्फीयर का। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका 4/3 πr/Q, ये फॉर्मूला होता है। पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है बोला है क्वेश्चन ने, और रेडियस दे रखी कितनी 21 का क्यूब। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करोगे पूरा तो आपका आ जाएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करके देख लेना, आपका यही आने वाला है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6500 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अगर 6500 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं 10% की रेट पर और 3 साल के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला लगाना, जैसे करना चाहो वैसे करना, आंसर कैलकुलेट करना, आसान सा क्वेश्चन है। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो वैल्यू है क्या 7/3 और दोस्तों इसकी पावर माइनस में है। अब दोस्तों इसकी पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ले आएंगे 1 के नीचे, मतलब कि इसको लिखेंगे 1/7/3 पावर 3। ये जो पावर माइनस में थी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया 1 को ऊपर रखा और ये नीचे आ जाता है।
अब दोस्तों अगर मैं इसी को सॉल्व करूँगा, किसको, इसको सॉल्व करूँगा, तो इसका पूरा वैल्यू क्या बनेगा, ये 3 ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3/7 और पावर कितनी रहेगी, 3 रहने वाली है। समझ में आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। देखो वैल्यू बदल गई दोस्तों, अगर देखोगे तो वैल्यू बदल गई। यहाँ पर 7 ऊपर था, यहाँ पर 7 ऊपर था, यहाँ पे 3 ऊपर है, ठीक है ना, पावर पॉजिटिव कर ली मैंने। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 3/7 और मल्टीप्लाई में 3, मतलब कि पावर 3। अब मल्टीप्लाई 7/9, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 3 की पावर कितनी है, 3 है, तो मैं इसको 3 बार लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3। और ऐसे ही 7 को लिख सकता हूँ, 7 × 7 फिर मल्टीप्लाई क्या है, फिर 7/9 है। अब खून खराबा कर दो, मतलब कटापिटी कर दो, क्या आंसर बनेगा देखो, इस 7 से ये 7 खत्म, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, इस 3 से ये 3 फिर से ख़त्म। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा है ये वाला 3 बचा है, इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या बचा है, अपॉन में 7 बचा है ये वाला, फिर ये वाला 7 बचा है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/7, 7 जा 49। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 3/49 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। यहाँ पर समझना क्या था, समझना था इसकी पावर को, पावर इसकी नेगेटिव में है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या लिखा है इसमें देखो, तो दोस्तों इसमें लिखा है इन अ बिजनेस X इन्वेस्टेड 15% मोर देन Y इन्वेस्टेड 10% लेस देन Z if the total investment was ₹3 lakh, what is the approximate amount invested by Z। कह रहा है कि 3 इंसान है, X है, Y है और ये Z है। अब दोस्तों ये जो X है ये 15% ज़्यादा इन्वेस्ट करता है Y से, और जो Y है ये 10% कम इन्वेस्ट करता है किससे, Z से। तो बताना है कि Z ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों मान लो X, Y और Z, अगर Z ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने, 100 रुपये इन्वेस्ट किए मान लो, ठीक है, तो Y ने कितना किया होगा, Y ने 10% कम, तो मतलब कि 90 रुपीज़, कितने, 90 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे। यहाँ पे 90 आ जाए, कैसे आया, 100 का 10% निकाला तो 10 आएगा, और 10% कम बोला है तो इस 10 को माइनस कर दूंगा, तो 100 में से 10 जाएगा 90। और X ने 15% ज़्यादा इन्वेस्ट किया किससे, Y से, तो Y का कितना है, 90 रुपीज़ है। तो 90 का अगर आप 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 135। तो दोस्तों आपका आ जाएगा 13.5। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया किसने, X ने। तो इस 90 में ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा जाकर के 103.5 बन जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन का है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हुई है 3 लाख की, मतलब कि इन तीनों को मिला करके टोटल पैसा कितना बना है, 3 लाख बना है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि Z ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो कैसे करेंगे देखो, टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है 3 लाख, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो हमें क्या Z का निकालना है, तो Z ने कितना इन्वेस्ट किया, 100, तो 100 रहेगा ऊपर। और दोस्तों इसका ये तीनों को मैं ऐड कर दूंगा ना, तो इसका शेयर रहेगा नीचे। अगर रेशियो में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा अच्छे से, है ना। अगर आपने रेशियो पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। 100 तो रहेगा ऊपर, 100 क्यों, Z का शेयर है। और टोटल मतलब कि इसका तो 103 पहले वाले का, 90 Y का और Z का 100, तो 293.5 ये रहेगा दोस्तों, नीचे रहेगा। अब काटापीटी कर दो, आंसर मेरा आ जाएगा बाबू। तो दोस्तों 3 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 293.5 से तो आपका आ जाएगा 1022.14। कितना आ जाएगा, 10222, एक सेकेंड, 22 फिर पॉइंट आएगा 14। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 100 से, ये जो 100 दे रखा है, तो आपका अप्रॉक्स जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1022214। आप दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है, और लास्ट में 65 भी चलता रहेगा। क्लियर है। तो दोस्तों अब हमारा आंसर किस में बनने वाला है हमें देखना है। क्या है, 10, क्या बना है, एक सेकेंड, हमारा आंसर बना है 1022214
आगे ऐसे चलता रहेगा। तो चेक करो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 102215। तो दोस्तों हमारा पॉइंट के बाद आगे चल रहा था तो 1 रुपये यहाँ पे बढ़ा दिया, तो 102215 ऐसा कर दिया। और अप्रॉक्स बोला है क्वेश्चन ने, पहले ही बोल रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।